हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल। सो काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी एज आई वाज नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू अपलोड अ वीडियो, बट नाउ आई थिंक वी शुड कंटिन्यू द टॉपिक्स जो भी हमने स्टार्ट किया था, यानी हमने क्लास 10th बायोलॉजी को स्टार्ट किया था। सो आई थिंक वी शुड कंटिन्यू दैट। सो पिछले क्लासेस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को किया था, लाइक हमने लाइफ प्रोसेसेस को डिस्कस किया था। लाइफ प्रोसेसेस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो डिस्कस किया था। देन हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। ऑल्सो हमने रेस्पिरेशन टॉपिक्स को भी स्टार्ट किया था एंड आई थिंक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को हमने लास्ट क्लास में समझा था, किस तरीके से प्लांट्स अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। सो बेसिकली इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी इंसान के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो किस तरीके से वर्क करता है, यानी हम किस तरीके से सांस लेते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ नाक से सांस लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट सो। सो मेनी ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व्ड इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ सो मेनी ऑर्गन्स, लाइक जो मेन ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या हैं? नोज, नेजल पैसेज, ट्रैकिया, nasal passage is also called what? Nasal cavity, trachea, then bronchi, then bronchioles. See, ये bronchi and bronchioles are different things. जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. So bronchi, bronchioles, lungs, of course, diaphragm, and last one is alveoli, which is very important क्योंकि ये जो पूरा respiration का process है ultimately वो कहाँ पे होता है? alveoli में होता है. So we will discuss about ऑल दीज ऑर्गन्स कि इन सभी ऑर्गन्स का हमारी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या क्या रोल है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है दैट इज़ नोज. ऑलराइट, तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम एक एक पार्ट को कवर कर लें और हर एक पार्ट का रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंस है उस चीज़ को भी हम देखते चलें. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज़ व्हाट? नोज. नोज के अंदर आप सभी जानते हैं कि जो हम एयर अंदर लेते हैं that comes from what? Nose. यानी कि nose has two holes in it which are called nostrils. यानी आपके नाक में, आप सभी के नाक में आपको पता है 2 होल्स होते हैं. ठीक है, इन दोनों होल्स को हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रल्स कहते हैं. और इसी नॉस्ट्रल्स के थ्रू जो एयर है, यानी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए जो एयर हम इनहेल करते हैं, दैट एयर इज इनहेल्ड थ्रू दीज 2 नॉस्ट्रल्स. क्लियर? नाउ फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स इट गोज इनटू नेजल पैसेज, यानी कि जो एयर है वो इन दोनों नॉस्ट्रल से होते हुए कहाँ जाता है? नेजल पैसेज में जाता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज नेजल कैविटी, विच इज़ लाइंड विद फाइन हेयर एंड म्यूकस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमारा नेजल पैसेज है, आपने देखा होगा आप सभी के नोज़ में अंदर नॉस्ट्रल्स के अंदर छोटे छोटे से फाइन हेयर होते हैं. आप सभी ने नोटिस किया होगा, वो बहुत छोटे से बिल्कुल पतले से फाइन हेयर होते हैं एंड अ लिक्विड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम म्यूकस कहते हैं. तो ये फाइन हेयर और म्यूकस का रोल क्या है? बेसिकली जो भी हम एयर इनहेल करते हैं इन्वायरमेंट से, आप सभी जानते हैं कि इन्वायरमेंट में जो एयर है वो पोल्यूटेड होता है. ऑल्सो उसमें एयर के साथ बहुत सारी और भी चीज़ें होती है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. तो वो सभी चीज़ें हमारे काम की होती नहीं है. इम्प्योरिटीज़ होती है काफ़ी सारी, पोल्यूशन होता है. तो एयर जो भी हम लेते हैं, हमें क्या चाहिए? सिर्फ ऑक्सीजन. बट वो ऑक्सीजन जो है वो इन सभी चीज़ों के साथ आता है, यानी ऑक्सीजन के साथ इम्प्योरिटीज़ भी आती है. देन आपके आसपास जो भी पोल्यूटेड पार्टिकल्स है, जो इम्प्योरिटीज़ है, वो सभी एयर के साथ हमारे नॉस्ट्रल्स में एंटर कर जाती है. तो बेसिकली क्या होता है कि नॉस्ट्रल्स में एंटर करने के बाद जो नेजल पैसेज है विच इज़ लाइंड विद फाइन हेयर एंड म्यूकस, तो वो फाइन हेयर एंड म्यूकस क्या करेगा? जो भी इम्प्योरिटीज़ एयर के साथ मिक्स होके आ रही हैं उन सभी को क्या करेगा? ट्रैप कर लेगा. ठीक है, यानी उसको पकड़ लेगा ताकि हम जो एयर लें वो कैसा हो? क्लीन हो. ठीक है, तो उसका फाइन हेयर एंड म्यूकस का मेन फंक्शन क्या है? टू ट्रैप द इम्प्योरिटीज़. ठीक है, ऑलराइट. देन फ्रॉम द नेजल पैसेज एयर एंटर्स इनटू फेरिंग्स. आपको याद होगा मैंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था कि फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है जहाँ से फूड भी एंटर करती है एंड एयर भी एंटर करती है. बट फेरिंग्स क्या करता है? जब फेरिंग्स में फूड एंड एयर दोनों एंटर करते हैं तो फूड को वो क्या करेगा?
वो फूड पाइप यानी ओइसोफेगस में भेज देगा, और जो विंड होगी उसे क्या करेगा, विंड पाइप यानी ट्रैकिया में भेज देगा। दैट इज द रोल ऑफ फेरिंग्स। ठीक है, तो नेजल पैसेज से एयर कहाँ जाता है, फेरिंग्स में। ये सब आप स्टेप बाय स्टेप याद रखेंगे तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो फेरिंग्स में जाने के बाद एयर कहाँ जाएगा, इनटू ट्रैकिया विच इज नोन एज विंड पाइप। अब ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी ट्रैकिया कुछ इस तरीके का होता है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच इज सपोर्टेड बाय सॉफ्ट बोन्स कॉल्ड कार्टिलेज। यानी आप अगर डायग्राम में देखेंगे तो इस तरीके से ट्रैकिया के चारों तरफ सॉफ्ट बोन्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। ये सॉफ्ट बोन्स क्या काम करते हैं, ये ट्रैकिया को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि जब कभी भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, यानी कि कभी अगर ऐसा हो कि ट्रैकिया तक ऑक्सीजन को पहुंचने में टाइम लग जाए, तो उस केस में ये ट्रैकिया कोलैप्स ना करे। दैट इज़ वाई ये जो सॉफ्ट बोन्स यानी कार्टिलेज हैं वो ट्रैकिया के चारों तरफ बने होते हैं। ठीक है, अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया हैज़ अ वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंग्स, यानी इस ट्रैकिया का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स। लैरिंग्स मीन्स वॉइस बॉक्स। ये जो ये आपका पार्ट है, ठीक है, आप इसको टच कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, लैरिंग्स। समझ आई, ये जो पोर्शन है आप इसको टच करेंगे तो यू विल फील अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन, है ना। जिस तरीके से आप कोई म्यूजिक सिस्टम प्ले करते हैं तो वो जो वाइब्रेट करता है, सो दैट सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशन यू कैन फील विद दिस। ठीक है, दिस पोर्शन इज नोन एज व्हाट, लैरिंग्स। आप बोलते वक्त इसको टच करिए, अब जैसे ही इसको टच करेंगे यू विल फील अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन। सो दिस इज व्हाट, लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स। यानी जो भी हम बोलते हैं, जो भी हमारी आवाज़ है, तो वो कहाँ से आती है, इसी वॉइस बॉक्स से आती है। ठीक है, सो हमने क्या क्या पढ़ लिया, नोज पढ़ लिया, नेजल पैसेज पढ़ लिया, देन हमने ट्रैकिया भी पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, ब्रोंकियोल्स, लंग्स, डायफ्राम एंड एल्वियोली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो trachea runs down the neck and divides into two smaller tubes called bronchi which are connected to the two lungs। यानी जो ट्रैकिया होता है हमारा, दैट इज ट्रैकिया नेक से नीचे जाता है एंड देन इट फर्दर डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड व्हाट, ब्रोंकाई। ठीक है, सपोज ये अगर ट्रैकिया है, दिस इज अ स्मॉल ट्यूब, हमने पढ़ा अभी। तो ट्रैकिया क्या होती है, नीचे जाने के बाद ये दो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होती है। उस स्मॉलर ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। एंड ये जो ब्रोंकाई है, या इसको हम ब्रोंकस भी कहते हैं, तो ये जो ब्रोंकाई है दे आर कनेक्टेड टू द टू लंग्स। यानी जो हमारे लंग्स हैं, आपको पता है कि हम सभी में क्या होते हैं, दो होते हैं लंग्स, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो जो ट्रैकिया है वो फर्दर ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, जो कि दोनों लंग्स से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, द लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी और थोरैसिक कैविटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे लंग्स हैं ये कहाँ लाई करते हैं, कहाँ होते हैं, ये हमारे चेस्ट कैविटी, जिसको हम थोरैसिक कैविटी के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं। एंड आर कवर्ड बाई टू थिन मेम्ब्रेन्स, यानी कि जो लंग्स हैं वो दो पतले पतले से मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। इन दोनों मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, प्लूरा। ठीक है, ये छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आप याद रखेंगे तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो लंग्स कहाँ होते हैं, चेस्ट कैविटी या थोरैसिक कैविटी में होते हैं। लंग्स के चारों तरफ टू थिन मेम्ब्रेन्स होते हैं विच आर कॉल्ड व्हाट, प्लूरा। एंड द लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ रिब केज मेड ऑफ बोन्स कॉल्ड रिब्स। यानी जो हमारे लंग्स होते हैं दैट आर इनक्लोज्ड इन अ रिब केज, यानी लंग्स को चारों तरफ से एक कवरिंग प्रोवाइड करता है, एक इंक्लोजन प्रोवाइड करता है, कौन, रिब केज। ठीक है, जो बोन्स से यानी हड्डियों से मिलके बना होता है, जिस बोन्स को हम क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट करके याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। सबसे पहले क्या होता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होकर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिन दोनों पार्ट्स को हम ब्रोंकाई कहते हैं। वो दोनों ब्रोंकाई दोनों लंग्स से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे लंग्स हैं वो चेस्ट कैविटी या थोरैसिक कैविटी में होते हैं। उसके चारों तरफ टू थिन मेम्ब्रेन्स होती है जिसको हम प्लूरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो हमारी लंग्स है वो रिब केज से इनक्लोज होती है, यानी दोनों लंग्स को रिब केज, आपने देखा होगा डायग्राम में, या आई होप मैं आपको दिखा रही होंगी,
कि दोनों लंग्स रिबकेज से इनक्लोज होते हैं। वो रिबकेज क्या करता है, लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि वो कोलैप्स ना करें, ठीक है। एंड जिस बोन से, यानी रिबकेज जिस बोन से मिलके बना होता है उस बोन्स को हम क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। ऑल्सो ईच ब्रोंकस डिवाइड इन द लंग टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, यानी ये जो दोनों ब्रोंकी है या ब्रोंकस है ये फर्दर डिवाइड करके बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ट्रीज में ब्रांचेस होती है ना, ट्रीज को आपने देखा होगा, किसी भी पेड़ में जो एक ब्रांच होता है वो फर्दर बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होता है। लाइकवाइज हमारा जो टू ब्रोंकाई है जो दोनों लंग्स से कनेक्टेड है, वो दोनों ब्रोंकाई फर्दर बहुत सारे स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होता है लाइक द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, और उन सब स्मॉलर ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ये यहाँ पे ब्रोंकाई 2 था और ब्रोंकियोल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। नाउ द स्मॉलेस्ट ब्रोंकियोल्स हैव पाउच लाइक एयर सैक्स। अब जो सबसे छोटे वाले जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, या आप कह सकते हैं सबसे एंड पे जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, इस तरीके से सपोज ये ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ब्रोंकियोल्स के, तो जो सबसे एंड वाला होगा उसके एंड पे क्या होती है, पाउच लाइक एयर सैक्स होते हैं। जिस तरीके से पॉली बैग होती है ना, पॉलीथीन, उस तरीके से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, ठीक है। उस बैग लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एल्वियोली, ठीक है। यानी जो स्मॉलेस्ट ब्रोंकियोल होगा उसके एंड पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम क्या कहेंगे, एल्वियोली कहेंगे। इसी एल्वियोली के अंदर क्या होती है, गैसियस एक्सचेंज होती है, यानी जो भी आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये जो गैसियस एक्सचेंज है दैट हैपेंस इन द एल्वियोली ऑफ लंग्स, ठीक है। The presence of millions of alveoli in the lungs provide a very large surface area, यानी ये जो alveoli है ये एक दो नहीं होती, ये millions of alveoli are present in our lungs to provide a very large surface area for the exchange of gases। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। यानी alveoli का फंक्शन क्या है, there are millions of alveoli present in our lungs, ठीक है। तो ये एल्वियोली क्या करते हैं, ये मिलियंस ऑफ एल्वियोली प्रोवाइड अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया। आप सभी ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जितने ज़्यादा सरफेस एरिया होते हैं उतना ही ज़्यादा स्पेस मिलता है हमें, है ना, किसी भी फंक्शन को करने के लिए। तो ये एल्वियोली बिकॉज ये बहुत सारा अमाउंट में है तो ये हमें एक अच्छा खासा सरफेस एरिया देता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एंड अगर हम अपने दोनों लंग्स के एल्वियोली को अनफोल्ड कर लें, यानी कि जितने भी एल्वियोली हैं हमारे लंग्स में प्रेजेंट, अगर हम उन सभी एल्वियोली को अनफोल्ड कर दें तो दे वुड गिव एन एरिया ऑफ अबाउट द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट, ठीक है। यानी इतने ज़्यादा एल्वियोली होते हैं और इतना ज़्यादा सरफेस एरिया देते हैं वो हमें कि अगर हम दोनों लंग्स के एल्वियोली को अनफोल्ड कर लें तो वो दोनों लंग्स के एल्वियोली मिलके अबाउट द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट, यानी जो टेनिस का जो कोर्ट होता है जहाँ पे टेनिस खेला जाता है, तो उतने साइज का वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे कौन, एल्वियोली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि ये जो एल्वियोली है या फिर ये जो हम बात करें कि ये बहुत लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, तो ऐसा होता है कि हम लोग स्पेशली आज के टाइम में हमने क्या किया है कि हमने अपने ब्रेथ को छोटा छोटा लेना शुरू कर दिया। यानी कि हम या तो भूल जाते हैं कभी कभी ब्रीदिंग करना, या फिर अपने लाइफस्टाइल की वजह से हम बहुत छोटी छोटी सांसें लेते हैं। क्या होती है उस कंडीशन में इंसान को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या फिर हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो हम ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, या अपनी आदतों की वजह से हम ठीक से सांस नहीं ले पाते तो हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। स्पेशली इन कोरोना के टाइम में हमें काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिली है, ऑक्सीजन की कमी। इस ऑक्सीजन की कमी को और एक हेल्दी रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ योर एल्वियोली। और वो कैसे होगा, आप सभी को पता है कि हमें बताया जाता है कि हम एक्सरसाइज करें, स्पेशली हम योगा करें, प्राणायाम्स करें, तो उस वैसे क्या होता है, जैसे आप डीप ब्रीदिंग या कुछ ऐसे प्राणायाम्स हैं जैसे कपालभाति एंड ऑल दैट, तो वो करने से क्या होती है, हमारी जो कैपेसिटी है, यानी जो एल्वियोली की कैपेसिटी है अपने सरफेस एरिया को एक्सपैंड करने की,
तो ये सभी प्राणायाम स्पेशली आप कुछ नहीं कर सकते तो लॉन्ग ब्रीदिंग फॉर एटलीस्ट 5 मिनट कैन इंक्रीज योर सरफेस एरिया। उससे क्या होता है, जैसे ही हम डीप ब्रीदिंग करते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो हमारी जो एल्वियोली है वो अपने आप एक्टिवेट होनी शुरू होती है, अनफोल्ड होनी शुरू होती है। और जितनी ज़्यादा एल्वियोली अनफोल्ड होगी उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगा एंड आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होगा, हेल्दी रहेगा और आपको किसी भी कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। ठीक है, सो इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखें कि एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स अ डे प्रैक्टिस व्हाट प्राणायाम और व्हाट डीप ब्रीदिंग, ताकि क्या हो, कभी भी आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम आप कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ही है, क्योंकि सांस से तभी तो जीवन है ना। जैसे ही सांस बंद होती है जीवन खत्म। तो उस सांस को, उस सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आप प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपका जो एल्वियोली है वो अच्छे से फंक्शन कर सके और आपकी बॉडी के बाकी सारे सिस्टम हेल्दी रहें। ठीक है, सो नाउ वी विल सी दैट हाउ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क्स, यानी हमारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, व्हेन वी ब्रीद इन, यानी जैसे ही हम सांस लेते हैं, द डायफ्राम एंड द मसल्स अटैच टू रिब्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू विच आवर चेस्ट कैविटी एक्सपैंड्स विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम इन द चेस्ट कैविटी। यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आप इतना बड़ा सा डेफिनेशन देके परेशान होंगे, क्योंकि अगर आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको ये सब कुछ याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप अपने पॉइंट में नोट्स बना के लिख सकते हैं अपने कॉपी में या फिर अपने एग्जाम में, जहाँ पे भी आप चाहें। तो एक्चुअली ये पूरा प्रोसेस कैसे वर्क करता है, जैसे ही हम सांस लेते हैं सबसे पहले क्या होता है, जो डायफ्राम है, आपको याद होगा डायफ्राम हमने कहाँ डिस्कस किया था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्या बताया था मैंने कि डायफ्राम एक शीट ऑफ मसल होता है जो कि हमारे चेस्ट कैविटी को और हमारे एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, तो जैसे ही हम सांस लेते हैं वो जो डायफ्राम है और जो रिब्स, क्योंकि हमारे लंग्स कहाँ हैं, रिब केज के अंदर, तो जो रिब्स से मसल अटैच हैं वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट यानी वो सिकुड़ जाते हैं। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वैसे ही हमारा जो चेस्ट कैविटी है वो क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। ऑब्वियसली क्योंकि जो डायफ्राम है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एंड जो रिब केज है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसके अंदर जो हमारे लंग्स हैं उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो वो क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, है ना। तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपैंड करती है। जैसे ही चेस्ट कैविटी एक्सपैंड करेगी वैसे ही क्या होगा, जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी के अंदर, ठीक है, वॉल्यूम आप समझते हैं, जो एरिया आप कह सकते हैं, है ना, जो टोटल पार्ट है या टोटल जो वॉल्यूम है हमारे चेस्ट कैविटी का, वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम द एयर प्रेशर डिक्रीजेज इनसाइड द चेस्ट एंड एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेस इनटू लंग्स थ्रू नॉस्ट्रिल्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। यानी जैसे ही क्या होगा, चेस्ट कैविटी के अंदर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा तो जो एयर प्रेशर है, प्रेशर यानी हवा का जो दबाव होता है, वो क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझने लायक है कि जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्यों घटता है। ऑब्वियसली जैसे ही किसी चीज़ का आप वॉल्यूम बढ़ा देंगे, वॉल्यूम मतलब वो आवाज़ वाली वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम मीन्स मैथ्स की वॉल्यूम, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ को इतने छोटे से डब्बे में रखते हैं, यानी वहाँ पे क्या है, उस डब्बे का वॉल्यूम कम है ना, तो वहाँ पे क्या होगी, प्रेशर ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम बढ़ा देंगे, है ना, यानी हाइट, वेट, विड्थ, लेंथ सब कुछ आप बढ़ा देंगे, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे, तो जो प्रेशर होगा, जो दबाव होगा, वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो चेस्ट कैविटी के अंदर वॉल्यूम बढ़ता है एंड प्रेशर डिक्रीज होता है। प्रेशर डिक्रीज होने के साथ ही क्या होती है, जो हवा है एटमॉस्फेयर में वो जल्दी से हमारे नॉस्ट्रल्स में, देन ट्रैकिया में एंड देन लंग्स में आती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दिस वे एल्वियोली ऑफ लंग्स आर फिल्ड विथ एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन। आपको मैंने बताया कि एट लास्ट जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाता है, एल्वियोली में जाता है ना। लंग्स पहले ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में जाता है, ब्रोंक्यूल से कहाँ जाएगा, एल्वियोली में, है ना।
या स्टार्टिंग से समझ लेते हैं। पहले नॉस्ट्रिल्स में, नॉस्ट्रिल्स के बाद कहाँ, थोड़े टाइम के लिए फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स उसको सेपरेट कर देता है, यानी फूड को फूड पाइप में, एयर को विंड पाइप में भेज देता है। फेरिंग्स के बाद जाता है वो ट्रैकिया यानी विंड पाइप में, ट्रैकिया के बाद वो टू ब्रोंकाई यानी ट्रैकिया के नीचे क्या है, टू ब्रोंकाई हैं, वो ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स एंड फाइनली एल्वियोली में पहुंचता है ना। तो एल्वियोली क्या हो गए, अब उसके पास एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। एल्वियोली के चारों तरफ क्या होते हैं, वेरी थिन ब्लड वेसल्स होते हैं। हम पढ़ेंगे इसको सर्कुलेटरी सिस्टम में कि हमारे पूरे बॉडी में क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, है ना, जो क्या करते हैं, फूड का, ऑक्सीजन का सप्लाई करते हैं। तो एल्वियोली के चारों तरफ भी क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे से ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये एल्वियोली है तो इसके चारों तरफ क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे से ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। इस कैपिलरी के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। तो एल्वियोली के अंदर जो ऑक्सीजन आया है इन्वायरमेंट से, वो ऑक्सीजन क्या होगा, एल्वियोली से निकल के कहाँ जाएगा, कैपिलरीज में जाएगा, यानी ब्लड में जाएगा। अब यहाँ से ये ऑक्सीजन ब्लड से होते हुए, क्योंकि ब्लड का जो फ्लो है हमारे पूरे बॉडी में होता है, हमारे पूरे बॉडी में है ब्लड वेसल्स, है ना, तो यहाँ एल्वियोली वॉल से ऑक्सीजन निकाल के हमारे पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, चाहे आपका हेड हो, आपके पैर हो, आपका हाथ हो, दिमाग हो, आँख हो, जो भी हो, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सभी बॉडी पार्ट्स में ब्लड का फ्लो होता है थ्रू द ब्लड वेसल या आप कैपिलरीज जो भी कह सकते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में कि कौन कौन से ब्लड वेसल्स होते हैं। फिलहाल इतना याद रखें कि ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड क्या करेगा, पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन का सप्लाई करेगा, ठीक है। और ये सप्लाई किसके थ्रू होता है, बाय अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, यानी हमारे आरबीसी में, हमारे रेड ब्लड सेल में एक रेड कलर की पिगमेंट है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन ही वो सब्सटेंस है जो हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स है उसमें क्या करता है, ब्लड को या ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। Now, as the blood passes through the tissues of the body, oxygen is diffused into the cells. यानी जैसे ही ब्लड क्या होंगे बॉडी पार्ट्स में, यानी कि बॉडी के टिश्यूज में जाएंगे, वैसे ही टिश्यूज से वो क्या होगा, इट विल बी डिफ्यूज्ड इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी। क्योंकि आपको पता है डिफ्यूजन कब होता है, फ्रॉम सरफेस एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यानी कि जैसे ही किसी भी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से वो कहाँ फ्लो करेगा, जहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन या जहाँ पे उसका अमाउंट कम है। तो ऑब्वियसली जब टिश्यूज से फ्लो कर रहे हैं ब्लड, यानी कि ब्लड कहाँ, टिश्यूज में ज़्यादा है, सेल्स में अभी नहीं है, तो क्या होगा, टिश्यूज से ब्लड कहाँ फ्लो कर जाएगा, ऑटोमेटिकली ब्लड में कर जाएगा डिफ्यूज़न के प्रोसेस से। उसके बाद जब ब्लड में जाएगा तो आपको पता है ब्लड में क्या होती है, जो ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन के टाइम यूज़ हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वापस से लंग्स में डिफ्यूज़ होकर चला जाएगा, ठीक है, उसी रास्ते से चला जाएगा जिस रास्ते से वो आया था, यानी ब्लड के थ्रू आया था, ब्लड के थ्रू ही वापस चला जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर लंग्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड फाइनली कहाँ पहुँच जाएगा, एल्वियोली में। एल्वियोली से फिर जो उसका पाथवे है, यानी एल्वियोली से वापस ट्रैकिया, एल्वियोली से वापस कहाँ, ब्रोंक्यूल्स, देन ब्रोंकाई, देन ट्रैकिया एंड देन नॉस्ट्रल्स। इस तरीके से वो फिर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम वर्क करता है। आप इसको रटें बिल्कुल भी नहीं, रटेंगे तो माइंड से निकल जाएगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड किस किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। आप एक बार चाहें तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, नोट्स बना के इसको 2-3 बार पढ़ सकते हैं, इससे आपको क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से जब हम सांस छोड़ते हैं, यानी व्हेन वी ब्रीथ आउट, द डायफ्राम एंड द मसल अटैच टू द रिब्स रिलैक्स एंड चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होती है, जो डायफ्राम और जो मसल्स यानी रिब के जो मसल्स हैं, है ना, जो मसल रिब केज से अटैच्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, रिलैक्स करते हैं। एंड जैसे वो रिलैक्स करते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। सो दिस कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ चेस्ट पुशेस आउट द CO2 फ्रॉम एल्वियोली। जैसे हमारी चेस्ट कैविटी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो क्या होगा, प्रेशर
बढ़ेगा अंदर में, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर बढ़ेगा। उस वजह से क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था, बिकॉज यहाँ पे भी डिफ्यूजन काम करेगा, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे चेस्ट कैविटी से निकल के ट्रैकिया में जाएगी, देन नॉस्ट्रल्स में, एंड देन इसी तरीके से, यानी जिस पाथवे से होके वो अंदर आया था उसी पाथवे से होते हुए वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द होल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो एयर इनहेल करते हैं एंड जो एक्सहेल करते हैं उसमें क्या डिफरेंस होते हैं, और कौन कौन सी गैसेस को हम इनहेल करते हैं, क्या क्या चीज़ों को इनहेल करते हैं। सो ये एक छोटा सा टॉपिक है जो आप इसको ध्यान में रखें। जब हम इनहेल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने परसेंट लेते हैं, 21%। ठीक है, आपसे अगर पूछा भी जाए एमसीक्यू में या ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि इनहेल जब हम करते हैं तो ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होता है, 21%। देन कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.04%, यानी बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, बहुत सारे गैसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इम्प्योरिटीज़ भी है, वाटर वेपर भी है। तो आप एटमॉस्फेयर से ये नहीं कह सकते कि हमें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन दो बाकी मत दो, दिस डजंट हैपन। तो ऑक्सीजन कितना लेते हैं हम, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं, 0.04%। वाटर वेपर कितना लेते हैं, बहुत कम अमाउंट में वाटर वेपर भी हमारे अंदर जाता है। नाइट्रोजन कितना लेते हैं, 78%, यानी जितना नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन हमारे बॉडी के अंदर भी इनहेल होता है। अब एक्सहेल्ड एयर में, यानी जब हम हवा बाहर छोड़ते हैं तो उसका परसेंटेज कैसे अफेक्ट होता है, यहाँ देखिए कैसे चेंज होता है परसेंटेज। एक्सहेल्ड एयर में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो कितना हो जाता है, 16.4%। क्यों, यहाँ पे हमने 21% इनहेल किया था, लेकिन जब एक्सहेल करेंगे तो ऑक्सीजन कितना बाहर आएगा, 16.4%। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ऑक्सीजन बाहर क्यों आता है, हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आता है, लेकिन उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी हम एक्सहेल करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि ऑक्सीजन लेते हैं तो 21%, छोड़ते हैं कितना, 16.4%। क्यों, आप सभी जानते हैं कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज़ होता है, तो इसी वजह से ऑक्सीजन का अमाउंट घट के कितना हो जाता है, 16.4। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन के टाइम पे हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ के कितना हो जाता है, 0.4 से 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं। ठीक है, देन वाटर वेपर बहुत सारे है ना, वाटर वेपर अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इज एक्सहेल्ड बाय अस, यानी जब हम लेते हैं तो बहुत कम, पर जब हम छोड़ते हैं तो वाटर वेपर बहुत सारे होते हैं। नाइट्रोजन 78% हम क्या करते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। इसका भी रीज़न आपको पता है कि हमारे बॉडी को नाइट्रोजन की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम जितना नाइट्रोजन लेते हैं उतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो एज सच यूज ऑफ नाइट्रोजन इन आवर बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है रेट ऑफ ब्रीदिंग, यानी हम किस रेट से सांस लेते हैं। तो आपको पता होगा द एवरेज ब्रीदिंग रेट इन एन अडल्ट इज 15 to 18 टाइम्स पर मिनट, यानी एक हेल्दी ब्रीदिंग रेट क्या है एक अडल्ट पर्सन की, 15 से 18, यानी 1 मिनट के अंदर अंदर जब आप रेस्ट कर रहे होंगे, रेस्टिंग टाइम में आपका ब्रीदिंग कितना होता है, 15 to 18 टाइम्स। एक बार में आप 15 से 18 बार ब्रीद करते हैं, यानी सांस लेते हैं। लेकिन जब आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होंगे या दौड़ रहे होंगे या कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे होंगे जहाँ पे आपको ज़्यादा एक्टिव रहनी है, ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी, उस वक्त आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। ओके, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन। हमने अभी अभी पढ़ा कि पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन करती है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है इसका रेंज क्या होना चाहिए, एक हेल्दी पर्सन में जो हीमोग्लोबिन का रेंज है दैट शुड बी 12 to 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर, यानी एक हेल्दी पर्सन का हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 12 से 18 ग्राम होना चाहिए। अगर इससे कम होता है दैट मीन्स यू आर डिफिशिएंट, आपको ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। तो उस केस में क्या करते हैं डॉक्टर्स, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर हम ऐसे फूड ले सकते हैं जिसमें क्या हो, प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा हो, क्योंकि प्रोटीन खाने से हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है।
तो आप ये चीज़ याद रखें, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट दीज थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, या फिर जनरल नॉलेज के लिए भी आप इसको याद रख सकते हैं। फर्दर अगर आपको डॉक्टर बनना हो तो ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। सो ये था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ऑब्वियसली पूछ सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं अब उसको कोशिश करूँगी कि अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और आंसर कर पाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट सिस्टम है दैट इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स एंड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। टिल देन, थैंक यू so much for watching. See you all in the next video. Thank you.